नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम नेक्स्ट लेसन के बारे में देखेंगे जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद बायो पोषण का तीसरा लेसन है, जिस लेसन का नाम क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि और इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें लेसन में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ब्रीफ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस लेसन को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा साउंडिंग नॉइस। तो देखो बच्चों, क्या होता है होता क्या है कि रिप्रोडक्शन एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू यंग वंस रिजनरेट होते हैं, सॉरी यंग वंस रिप्रोड्यूस होते हैं, ना कि रिजनरेट होते हैं। रिजनरेशन तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। तो रिप्रोडक्शन कैन बी असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये लेसन मैं थोड़ा इसमें थोड़ा इनकॉर्पोरेशन करूँगा अपने थॉट प्रोसेस का, मतलब कि एनसीईआरटी तो होगा ही होगा इसमें, प्लस मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा डीप में जाके आपको बताऊँ। ये जो प्रोसेस ऐसे हैं लाइन बाय लाइन वाले, जो कि आप इजीली एक बार में ही समझ सकते हो, उनको एक लाइन में ही समझा के वहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। ठीक है बच्चों, तो हम इस लेसन में थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है कि गैमेट्स, वैसे तो दोनों के अंदर ही गैमेट्स चाहिए होते हैं हमको, लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है, जनरली एक ही पेरेंट से ये प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि बताता हूँ अभी थोड़ी देर, क्योंकि अभी स्पेस की थोड़ी लैकिंग है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जो मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, जो कि लेटर ऑन एम्ब्रियो बनाता है और फिर फर्दर आगे प्रोसेस चल के नर्चर होके आगे प्रोसेस चलता है। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एग्जांपल देते हुए चलता हूँ और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम थोड़ा मूव करेंगे। ठीक, लेकिन इससे पहले जो कि थोड़ा आउट कोर्स बता रखा है इस लेसन में, इनिशियल्स के पेजेस में, वो क्या बता रखा है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। ये यार ढंग से नहीं चल रहा, इसको अलग करना पड़ेगा। वाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस, क्यों ज़रूरत है इसकी। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये कोई एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई इंसान मर जाएगा। ठीक है, जो जनरली जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनका इस रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि वेरिएशन जनरेट हो सकते हैं, है ना। वेरिएशन जनरेट होगा तो उसका सर्वाइवल जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा, सर्वाइवल हमें क्या देखने को मिलेगा। एक बार देख लेना सर्वाइवल की स्पेलिंग क्या होती है, VLE होता है या क्या होता है। ठीक है, देख लेना एक बार, ये सर्वाइवल क्या होगा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि डार्विन की थ्योरी भी है। अब आप सोच रहे हो कि डार्विन क्या है, इसके नेक्स्ट लेसन में जब हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड इनहेरिटेंस के बारे में, तो वहाँ पर देखेंगे कि सर्वाइवल क्या होता है। ठीक है, और सर्वाइवल के लिए, वेरिएशन के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है। तो देखो क्या होता है कि हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इंसान जिंदा किससे रहता है, रेस्पिरेशन से रहता है ना, रेस्पिरेशन से रहता है। ठीक है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता रहता है, उसके थ्रू उसका हमें क्या देखने को मिलता है, सर्वाइवल देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन ये तो बात रही सर्वाइवल की, मगर अगर सर्वाइवल से हम थोड़ा ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सर्वाइवल हो सकता है। यहाँ से इंडिविजुअली एसेंशियल प्रोसेस है, इंडिविजुअल एसेंशियल प्रोसेसेस है। ठीक, मगर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है,
वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को जन्म देता है, जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम वेरिएशन। अब देखो वेरिएशन की ज़रूरत क्यों है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये मिटाता हूँ और वेरिएशन के बारे में बताता हूँ। वेरिएशन की ज़रूरत क्यों है? वेरिएशन की ज़रूरत क्यों है हमें? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी देखो, अगर नई पॉपुलेशन का जनरेशन नहीं होगा, पॉपुलेशन का अगर क्या नहीं होगा, जनरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? डिमिनिश हो जाएगा धीरे धीरे, सारा कुछ छोटा हो जाएगा, सब कुछ, है ना। क्या छोटा हो जाएगा? पॉपुलेशन साइज छोटा हो जाएगा। नई अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, है ना। क्या देखने को मिलेगा? पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगी? स्पीसीज़ जो है, मतलब कि ह्यूमन की स्पीसीज़ कह लो, कोई भी स्पीसीज़, ह्यूमन की स्पीसीज़ हो गई या कोई अदर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ हो गई, ठीक है, वो क्या होंगी? धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, मतलब कि वो शो नहीं होंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि अर्थ जो है, वैसे अर्थ को हमारी ज़रूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन वो हमें इसलिए पालता है ताकि उसकी जो साइकिल्स हैं, जो उसके अर्थ की जो साइकिल्स हैं वो एक तरीके से मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि वो बायोम को मेंटेन कर पाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू या अदर ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ के थ्रू वो चीज़ों को क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको क्लियर रहा होगा कि वेरिएशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखो, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ क्या होता है कि जनरली वेरिएशन की ज़रूरत इसलिए भी होती है डिजीज़ से फाइट करने के लिए कि होमोजाइगोसिटी। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी कोई स्पीसीज़ जो होती है जो खुद में ही रिप्रोडक्शन करती रहती है, ठीक है, इन ब्रीडिंग जिसको हम कहते हैं। इन ब्रीडिंग वो प्रकार की ब्रीडिंग होती है जिसमें क्या होता है कि दो स्पीसीज़ क्लोजली स्पीसीज़ इनमेट्स, जो कि अगर खुद उनमें प्रक्रिया चलती है मेटिंग की, तो उससे क्या होता है कि कोई नई वेरिएशन या कोई नई स्पीसीज़ का ओरिजिन नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। वैसे स्पेशिएशन बहुत ज़्यादा चलता है, उसके बाद जाके कोई न्यू स्पीसीज़ बनती है। तो अगर कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको इस हिसाब से दे सकते हैं कि कोई क्लोजली रिलेटेड पर्सन जो है किसी फैमिली के, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स जो हैं किसी फैमिली के, अगर उनके अंदर मैरिज वगैरह होगा तो क्या होगा उससे कि रिज़ल्ट जो मिलेगा हमको वो वही मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। न्यू जो है, न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन, न्यू वेरिएशन देखने को हमें क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई डिजीज़ इनके मम्मी पापा में से किसी को है तो बच्चों में भी होगी, और बच्चों में अगर वो डिजीज़ रहेगी तो आगे आने वाली प्रोजेनी में भी वो डिजीज़ हमें क्या होगी? देखने को मिलेगी। इसीलिए वेरिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वेरिएशन तभी क्रिएट हो सकता है जब रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। अनरिलेटेड में सेम स्पीसीज़ में, ये नहीं कि डिफरेंट स्पीसीज़ कर दी। स्पीसीज़ का मतलब ये कि ह्यूमन की स्पीसीज़ है तो ह्यूमन में ही रिप्रोडक्शन हो, है ना, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अपना रिप्रोडक्शन हो उनकी ही स्पीसीज़ के अंदर ही, तो उससे वेरिएशन का जनरेशन होता है, ठीक है। और इनब्रीडिंग उसको कहते हैं जब बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एक स्पीसीज़ मेंबर होते हैं उनमें जब होती है ब्रीडिंग तो उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ जो होती है, अगर कोई डिजीज़ बहुत टाइम से वेरिएशन की वजह से हाइड हो रखी है और अगर कोई नई स्पीसीज़ आ जाएगी, मतलब कोई नई स्पीसीज़ नहीं, कोई इन ब्रीडिंग जो होगी, मतलब जो मेटिंग होगी वो किसी सेम फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही देखने को मिलेगी हमें, तो उससे क्या होगा, मतलब जो सिमिलर फैमिली मेम्बर्स हैं, जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मेम्बर्स, उनके बीच में अगर मीटिंग देखने को मिलेगी तो वो जो हाइड हो रखी हुई डिजीज़ होगी वो फर्दर रिजनरेट कर जाएगी, मतलब कि फर्दर वो देखने को मिलने जाएगी हमें। रिजनरेट का मतलब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हेटर वाले से नहीं है, ठीक है। रिजनरेशन मतलब कि उस चीज़ का जनरेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, जो कि हाइड हो रखा है।
तो ये तो हो गई वेरिएशन की ज़रूरत क्यों है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। रिप्रोडक्शन में भी हमने ये जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कनेक्ट नहीं कर सकते लेकिन उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ पे आपको बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी देखने को मिलता है, ठीक है। माँ बाप जो जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे उनकी प्रोजेनी होती है, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वेरिएशन की यूनिट जो है, वेरिएशन कॉज कौन करता है किसी भी चीज़ में, तो वेरिएशन कॉजिंग चीज़ होती क्या है, ठीक है। वेरिएशन कॉजिंग चीज़ क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक और चीज़ होती है जिसको इससे पहले हम कहते थे राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फर्दर क्या कहते हैं, डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, ठीक है। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। पहले हम आरएनए को भी माना करते थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके बाद हमें पता चला कि नहीं, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो केमिस्ट्री का पोर्शन है थोड़ा, ठीक है। तो फुल फॉर्म बता देता हूँ इसकी, वैसे पता ही होता है सबको। इसकी क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो इनमें क्या होता है, ये डीएनए का प्रोसेस, मतलब जो डीएनए जो होता है वही वेरिएशन के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। और पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो डीएनए है वो फर्दर मूव करता है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रैंड पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड नया आता है। अब देखो मेरी बात आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने क्या बोला, वेरिएशन के लिए कैसे होता है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वेरिएशन हुआ, आप सोच रहे हो कि मेरी सुई वेरिएशन पे ही क्यों अटकी है, क्योंकि मेरे को वेरिएशन से ही आपको रिप्रोडक्शन समझाने की कोशिश करने की, रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब देखो ये है डीएनए, ऐसा आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे, ठीक है। भले आपको ना पता हो कि डीएनए ऐसा क्यों दिखता है, तो ये है डीएनए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, डीएनए। ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डीएस डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सीढ़ी कभी भी अकेली नहीं बनती। सीढ़ी के बीच में ये देखो जीने जैसा जिस पे आप चढ़ोगे, ठीक है। डबल स्ट्रैंड का मतलब कि ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कह देते हैं। और स्ट्रक्चर का शेप कैसा है, हेलिकल है, ठीक है। तो देखो मान लो कि ये मदर का डीएनए है और इस तरफ क्या है, मैं इसके बीच में नहीं बता रहा कि ये क्या है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो आपके किसी काम की नहीं है, अभी नहीं है काम की, बाद में होगी। ये फादर का डीएनए है, ठीक। तो यहाँ से अब अगर हम जायगोट की बात करें, मतलब न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वहाँ देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ पे एक स्ट्रैंड में इसका बना देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक पोर्शन डीएनए का किस में से आता है, पापा में से, और एक पोर्शन डीएनए का किस में से आता है बच्चों, मम्मी में से, ठीक है। तो बच्चों में वेरिएशन देखने को तभी मिलता है, ना तो बच्चे पूरी तरीके से पापा की तरह होते हैं और ना तो बच्चे पूरी तरीके से मम्मी की तरह होते हैं, मतलब दोनों से क्या आता है, 50-50% आता है ना। तो बच्चों में वेरिएशन इसलिए देखने को मिलता है ना, तब जाके ये जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। 2n इसका क्रोमोसोम नंबर मतलब वही रहता है, ठीक। यहाँ से n आएगा, यहाँ से n आएगा, ठीक है। और ये क्या है, 2n है, और ये भी क्या है, 2n है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है, ठीक, जिसमें एक स्टैंड पिताजी का और एक स्टैंड माताजी का रहता है, ठीक है। तो ये आप मुझे ध्यान रखा होगा आपने कि वेरिएशन क्यों, फिर ये वेरिएशन नया कलर का जनरेट होता है। इस मॉडल का कुछ नाम भी होता है जिसे हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, जिसमें आधा कंजर्व रहता है और आधा नया बनता है, ठीक है। क्योंकि खुद तो उसके खुद भी इनहेरिट करे हुए, जो कॉम्बिनेशन से कुछ खुद भी कुछ नया बनेगा, ठीक। तो ये देखने को मिलता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे लगता है क्लियर रहूँगा मैं कि वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है चीज़ों में, ठीक। तो वेरिएशन हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हम देखते हैं उसको, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है।
और वही ट्रांसमिट करता है, और उसी के बिहाफ पे सीरियल वगैरह में पैटर्निटी टेस्ट सिटी हॉस्पिटल में आए दिन होते रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे, तो बच्चों अब इस क्लास को हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने बात करी थी कि वेरिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वेरिएशंस क्या काम करते हैं, वेरिएशन से न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिनेशन कैसे होता है। अब इस लेसन में हम आगे क्या मूव करेंगे, आगे हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, जिससे वेरिएशंस बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, और ये प्रोसेस जो है वो किन किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो पीछे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एग्जांपल है, फिजन का। तो देखो फिजन में क्या होता है, आपने एक पढ़ा होगा कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन पढ़ा होगा, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं उसके बीच में क्या होता है सबसे पहले, ताकि आपको फ्यूजन और फिजन के बीच का डिफरेंस हमेशा पता रहे। मैं रेड से लिखता हूँ ताकि डिफरेंस आपको लगे कि अलग लिखा है इस टॉपिक से। देखो फ्यूज़न क्या होता है और फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, टुकड़ों में टूटना, ठीक है। बाइनरी का मतलब हो जाता है कि दो टुकड़ों में टूटना, और क्या, सिंपल सी बात है। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ का मिल जाना, जुड़ जाना, एडिशन हो जाना, ठीक है। ये दो चीज़ जुड़ गई, ऐसी बन गई, ठीक है। ये रिएक्शन जनरली हमें देखने को कहाँ मिलती है, ठीक। तो हमने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न भी होता है, ठीक है, जो कि एटम वगैरह, जो एटम बम वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें इन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। और सनलाइट के बारे में भी अगर हम देखते हैं तो सनलाइट में भी ये रिएक्शन चलती है, न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूज़न की, ठीक है। मतलब सन के सरफेस पे, सन के सरफेस पे, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के क्या ये हीलियम विलियम बना लेता है कुछ, है ना। तो अब ध्यान रखना कि फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूज़न का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ना, ठीक है। तो ये क्लियर रहा हो, थोड़ा मूव करते हैं अब आगे की तरफ, कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने। ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था वैसे भी, बस फिजन और फ्यूज़न के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। तो देखो क्या होता है, बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि दो हिस्सों में टूट जाना किसी भी चीज़ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, एमीबा, ठीक है। एमीबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एमीबा में क्या होता है कि जैसे ये दो चीज़ें, ठीक है, ये एक कुछ स्ट्रक्चर जैसा है, ये बाद में जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो अलग अलग बना लेगा, ठीक। इसी को हम क्या कह देते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, बाइनरी फिजन। फिर एक होता है, इसके और एग्जाम्पल भी हैं बाइनरी फिजन के। ये तो बाइनरी फिजन का हो गया, और एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, लेशमानिया हो गया, ठीक है, लेशमानिया डोनावानी, ठीक है। बेसिकली एक ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं ये सब, जहाँ पे हम रहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में ना, ये देखने को मिलता है जहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे हो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या होते हैं, वो मैं बता दूंगा। ये जनरली एग्जांपल है फिजन के, लेशमानिया हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटिस्ट वगैरह में चीज़ें, प्रोटोजोआ वगैरह में ये अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि दो में ना बढ़ के बहुत सारों में बढ़ जाए, ठीक है, बहुत सारों में, मल्टीपल फिजन। ये किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। प्लाज्मोडियम में भी बहुत प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जिसको मलेरिया डेंगू वगैरह कुछ हुआ है उसको पता होगा कि प्लाज्मोडियम के क्या क्या प्रकार होते हैं। मलेरिया वगैरह में देखा जाता है ना, इसमें एक प्रकार होता है इसका पी वाइवैक्स, ठीक है, एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ठीक है, देख लेना PAF है, ठीक है, और एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो डिफरेंट प्रकार के इसकी स्पीसीज़ वगैरह है, मतलब वही प्लाज्मोडियम के अंदर जो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ है उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है जनरली, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में मतलब क्या है कि जैसे ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसी के बीच में मल्टीपल फिजन होते रहते हैं, मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये क्या है, न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है इनका एक सिंगल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है हमको, ठीक है। इसी को हम क्या देते हैं, मल्टीपल फिजन। बिना डिवाइड हुए एक ही के अंदर मल्टीपल टाइम्स फिजन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है,
क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा बता दिया है। ये प्रोसेस जनरली रैंडम देखने को मिलती है, कभी कभी हमें इनमें ओरिएंटेशन स्पेसिफिक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो एक प्लांट का नाम सुना होगा आपने, उसका नाम क्या होता है, स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा का डायग्राम एक बार आप सर्च करना नेट पे, ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसे ऐसे। एक बोतल है एनसीईआरटी में, किसी बुक में, एनसीईआरटी के साइंस की क्लास में, उसमें दिखा रखा है कि स्पायरोगेरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखोगे ना तो क्या होता है कि स्पायरोगेरा के अगर हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दें, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दें उसका किस में, फ्रेगमेंट्स में, तो जो एक छोटा सा फ्रेगमेंट होगा ना वो फिर से क्या करेगा, पूरे स्पायरोगेरा को बना देगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो वही एक एग्जांपल दे रखा है, फ्रेगमेंट्स के थ्रू जनरेट करना। ठीक, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन का। अब ये वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कोई एग्जांपल पूछेगा इसके ज़्यादा से ज़्यादा कि फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, फिजन का एग्जांपल क्या है, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है। रिजनरेशन में क्या होता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैसा दिखता है, ये एक विचित्र प्राणी होता है, ऐसी इसकी शक्ल होती है खूबसूरत सी, और ऐसा ये दिखता है। अरे वाह, सही बना दिया, मैं इसको हंसा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये कहता है मुझे कहीं से भी काटो, कहीं से भी काटो मतलब क्या, खोपड़ी से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, या नीचे से काटो, 1 2 3, ऊपर का पोर्शन, बीच का पोर्शन, मुस्कुराता चेहरा, या नीचे का पोर्शन, ये जहाँ पे भी जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से तैयार कर लेगा और फिर हमें हंस के दिखा देगा दोबारा से। हाँ। ठीक है, तो यही बताता है रिजनरेशन कि प्लेनेरिया में आप इसको अगर इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी हो जाए तो भी ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यही है रिजनरेशन का एग्जांपल। मिटा देता हूँ इसको, मिटा देता हूँ ना, क्या करोगे इसको, अब देख तो लिया आपने। अब हम आगे मूव करते हैं, इसमें प्लेनेरिया भी ख़त्म, ये प्लेनेरिया का ही था। अब मूव करेंगे बडिंग में, हाइड्रा की तरफ। देखो हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा पानी नहीं होता, वो हाइड्रा पानी होता है। ठीक है, तो हाइड्रा कैसा दिखता है, मरियल से कुछ टेंट्रिकल्स होते हैं इसमें ऊपर की तरफ, है ना, ऐसा होता है, खाता पीता ज़्यादा ही है ऐसा। ठीक, ऐसा होता है। ठीक है, अब होता क्या है ना कि इसमें ना कहीं से भी रिजनरेशन आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब बडिंग कहीं से भी देखने को नहीं मिलता। बडिंग कहाँ से होगा, ये टेंटिकल्स हो गए इसके, और यहाँ पे इसका एक बर्ड जैसा कुछ निकलेगा, बर्ड जैसा। ठीक है, और इसी बर्ड से धीरे धीरे क्या होगा, एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यही बर्ड फर्दर जाके, यही आउटग्रोथ फर्दर जाके एक सेपरेट क्या बना देगा बच्चों, एक सेपरेट हाइड्रा बना देगा। ठीक, अब ठीक है, तो ये आपको बर्डिंग का एग्जाम्पल बता दिया। हाइड्रा क्या होगा कि इसमें एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा जिसके थ्रू, बर्डिंग के थ्रू क्या बना देगा, ये एक नया हाइड्रा का को ओरिजिनेशन कर देगा। ठीक, और इसके लिए स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब बर्ड ग्रोथ होगा और यहीं से फिर ये बनाएगा। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है इसके सर पे ताज, इसे कहते हैं, ताज नहीं कहते, इसे टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ख़त्म, मिटा देता हूँ इसको, कितनी देर तक ये हंसेगा आखिरकार। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक, अब हम बात करेंगे, बर्डिंग तो ख़त्म हो गया, हाइड्रा हटा दिया। ठीक, अब हम देखेंगे ब्रायोफिल्म की। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, ये पूरा जेनेटिकली सिमिलर होता है। ये किन किन में देखा जाता है, तो भैया ये देखा जाता है, देखो मैं क्या बना रहा था और मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसा कुछ आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा बर्ड जैसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बर्ड जैसा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि ये बाद में जाके एक ही प्रकार का क्या बनाएगा, एक नए प्रकार का ऐसे ही हमें लीफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
और ये किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम का, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा। और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे बी से ब्रायोफाइलम हो गया तो बी से बनाना हो गया, है ना, रोज़ हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसके, देख लेना आप एनसीईआरटी में। तो वही बता रखा है, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर दिखेगा अपने पेरेंट्स की तरह। ये इसका पेरेंट है और ये क्या है, इस पेरेंट का प्रोजेनी, मतलब आपके लिए स्मॉलर टर्म्स में क्या है, इसका बच्चा, ठीक। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आखिरी जो रह गया इसमें वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, और एक स्पेशल बॉक्स में टिश्यू कल्चर के बारे में बता रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर है ना, ये ब्रायोफिल्म कैसे करता है, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है, पत्तों में भी देखने को मिलता है, ऑरेंज में, जो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें, ठीक। जनरली जो सीडलेस होते हैं वो भी, जैसे बनाना हो गया सीडलेस हो गया, उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, स्पोर की। स्पोर में क्या है, राइजोपस की। राइजोपस का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, मरियल सा कुछ दिखेगा, मरियल सा क्या दिखेगा, कुछ अच्छा ही दिखेगा, है ना। जो चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं हमेशा बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजिया। यही क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और स्पोरों की बहुत खतरनाक बातें ये होती हैं कि जब तक ये अपना काम नहीं करती, ठीक है, जब तक ये अपना काम नहीं करेगी तब तक शांत नहीं बैठेगी। ठीक है। अब समझ लेना बैठेगी कैसे लिखते हैं, अब हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मेरा मन कर मैंने लिख दिया, ठीक। तो क्या होता है कि जनरली ये क्या, इसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है ना, इसके लिए अच्छी प्रॉपर्टी, हमारे लिए अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये रेसिस्टेंस होती है किसके, एनवायरमेंटल लिखना है ना, मेंटल फैक्टर्स के, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, ठीक। विंड तो नहीं, विंड तो इसको उड़ा के लेके जाएगा, विंड से क्या करेगी ये, पर डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करेगी ये, इंतज़ार करेगी, अगर हार्श कंडीशन होगी तो ये स्पोर के अंदर ही ऐसे के ऐसे पड़ी रहेगी जब तक कि इसे मस्त फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, ये अपना पंगा कॉज नहीं करेगी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है इसका नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम तो आपको पता ही क्या है, राइजोपस कहते हैं इसको, ठीक है। ये इसके स्पोर बेरिंग स्पोरेंजिया होते हैं जो कि फर्दर स्पोर फॉर्मेशन का काम करते हैं, और इसी की थ्रू जो होती है वो हमको राइजोपस के थ्रू की वीट्रस्ट वगैरह कहते हैं ना, हमको पक्सीनिया वगैरह, वीट्रस्ट वगैरह, ये सब जो होता है ये फंगल इसी की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट रहती है, जो भी हार्श कंडीशन होती है, बुरी कंडीशंस होती है, जैसे तापमान वगैरह हो गया, तो स्पोर्स के पास इतनी खुद की क्षमता या प्रोटेक्शन होता है, ये खुद सस्टेन कर लेता है उस टाइम पे उस इन्वायरमेंट को, और फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर रहा होगा आपको कि कैसे ये काम करेगा फर्दर राइजोपस, ठीक है बच्चों। फंगल होता है, जैसे आपने देखा हो कोरोना में कितने प्रकार के फंगस होते हैं, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस, कैसी कैसी बीमारियां देखने को मिलती है। ये जब आप 11वीं क्लास में जाओगे और बायो लोगे ना, तो फंगस की क्लासिफिकेशन है उसमें ढंग से उसमें बता रखा है इन सब की चीज़ों के बारे में। तो अब बचा जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले लेसन में भी बताया था जब मैं हार्मोन्स पढ़ा रहा था, ठीक है। जब मैं हार्मोन्स पढ़ा रहा था ना पिछले लेसन में, तो मैंने 2 हार्मोन्स के बारे में बताया था आपको, एक का नाम था ऑक्सिन और एक का नाम था साइटोकाइनिन, ठीक है। ये दोनों क्या काम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन दोनों का बहुत खतरनाक काम होता है, ठीक है। क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, क्या लिख रहा था मैं, डिफरेंशिएशन में
इनका रोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब ऑक्सिन और साइटोकाइन जब बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में टिश्यू कल्चर में एक टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों से, अभी नवरात्रि गई है, क्या कहते हैं उसको हम, कैलस कहते हैं। मैं कलश के तौर पे आप याद रखना इसको, ठीक है, कैलस कहते हैं, बाकी से कोई लेना देना नहीं है कलश से, ठीक है, कैलस कहते हैं। ठीक, तो हम उसे कहाँ पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर में। जनरली टिश्यू कल्चर जो है वो क्यों इस्तेमाल करा जाता है, ये हम कहाँ देख रहे हैं, टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है। तो टिश्यू कल्चर में इसका इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि इन्फेक्शन फ्री चीज़ें बनाई जा सकें, ठीक है, इन्फेक्शन फ्री, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, जहाँ पे वायरल मेरिस्टेम कल्चर, जिसमें हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, रूट का या शूट का, तो मेरिस्टेम लेते हैं, और फिर या तो नोडल पार्ट लेते हैं किसी भी प्लांट का जो वायरस फ्री प्लांट बनाने के काम आता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या देखा आपने, हमने यहाँ पे हमने एक टिश्यू कल्चर देखा, ये एक अलग टॉपिक था। इसमें वही बता रखा कि हार्मोन्स मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब बराबर होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कैलस कहते हैं, जिसमें रूट और शूट दोनों की जो लेंथ है वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वहाँ पे कैलस का ओरिजिनेशन होता है, ठीक, जिसके बारे में एनसीईआरटी में एक बॉक्स में बता रखा है, जो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के थ्रू और डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, टिश्यू को कल्चर करते हैं हम, ठीक। बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा आपको मेरिस्टेम कल्चर के बारे में बताया, जो कि मेरिस्टेम एपिकल पार्ट जब लेते हैं, मेरिस्टेम लेते हैं डिजीज फ्री बनाने के लिए नए प्लांट्स में, मतलब नए प्लांट्स बनाने के लिए। नोडल लेते हैं हम वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, वायरस प्लांट बनाते नहीं, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो नोडल पोर्शन कौन सा होता है वो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको जिब्रेल लाइन में कि ये देखो ये प्लांट है, मान लो यहाँ पे से एक नोड जा रखा है जहाँ से कोई नई ब्रांच निकल रखी होगी, यहाँ पे दूसरा नोड जा रखा है जहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रखी होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटर नोड और इसको हम क्या कहते थे, नोड, ठीक। मुझे लगता है क्लियर रहा होगा आपको। जनरली तो इसमें आपका क्या है, टिश्यू कल्चर ही है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको एक बार देखो, समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या समझाया है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक। बाकी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप एक बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करोगे, ठीक है, और तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है या मैंने क्या इसमें मिस करा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता पाओगे मुझे। और परेशान होने वाली बात नहीं, वो मैं कभी कवर कर ही दूंगा पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि सारे लेसन एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि पिछला लेसन में मैंने हार्मोन के बारे में बात करता था, ऑक्सिन और साइटोकाइन, और फिर मैंने उनके रेशियो के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ पे कैलस कल्चर आ गया जिसमें कैलस में जनरली बता रखा है, ठीक। तो वही है, बाकी आपको कुछ पोर्शन जो है वो इतना सा ही है, भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप एक बार देख लो इसको, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ह्यूमंस में फर्दर। तो बच्चों एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम फ्लावर का, उसके बाद फर्दर मूव करेंगे। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि फीमेल पोर्शन क्या है, मेल पोर्शन क्या है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं दोनों पोर्शन एक में ही क्यों बता रहा हूँ। इससे पहले क्या होता है, दो टर्म होते हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, तो देखो दो टर्म क्या होते हैं, एक होता है MB, ठीक है, एक होता है DU, जो कि आप 12वीं के बाद जाओगे। MB मतलब मेगा बेस, जो कि पहले की मेमोरी कार्ड वगैरह जिन बच्चों ने यूज़ करा होगा, या जो भी कंप्यूटर वगैरह से एसोसिएटेड बच्चे हैं उनको MB GB इन सब का मतलब तो पता ही होता है। आजकल तो नेट वगैरह में भी GB आता है, ठीक है। तो देखो M का मतलब यहाँ होता है मोनोशियस, स्पेलिंग देख लेना एक बार मोनोशियस की क्या है। और D का मतलब क्या होता है, डायोशियस, ठीक है। U का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, और D का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो जिसके अंदर दोनों प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब मेल पोर्शन भी और फीमेल पोर्शन भी, मेल भी और फीमेल भी, जिसका एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जनरली किसका फ्लावर है, हिबिस्कस का, ठीक है। तो हिबिस्कस का फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ये किसका एग्जांपल है,
यूनिसेक्सुअल का, है ना, इसके अंदर क्या होता है, सॉरी यूनिसेक्सुअल का नहीं, बाइसेक्सुअल का, जिसके अंदर क्या होता है एमबी, दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल वाले, ठीक है। मेल वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, जनरली स्टेमन कह देते हैं, है ना, है मेल वाले पोर्शन को फ्लावर में, और फीमेल वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, फीमेल वाले पोर्शन को पिस्टल कह देते हैं, ठीक है। पिस्टल में भी दो पोर्शन होता है, एक ये क्या होता है स्टाइल, और ये क्या होता है स्टिग्मा, स्टाइल में रहने का वाला स्टाइल, ठीक। और मेल में स्टेमन में क्या दो पोर्शन होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर, ठीक है। फिलामेंट क्या हुआ, जो ऐसे ऐसे निकल रखा हो कुछ, है ना, जैसे आप बल्ब देखते हो तो बल्ब में क्या होता है, ऐसे कुछ निकल रखा होता है, तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट, तो उसको क्या कहते हैं, जो निकला पड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं फिलामेंट, और बाकी इस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं एंथर, ठीक है। एंथर में ही पॉलन, इसको हम क्या कहते हैं एंथर, एंथर में ही क्या होता है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स होते हैं जो कि कहाँ से ट्रेवल करते हैं, पोलन ग्रेन्स के थ्रू, वो पोलन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फीमेल पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे फिर फीमेल में जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद पोलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो हो पाती है, ठीक है। पॉलिनेशन प्रोसेस में यही तो होता है, मेल गैमेटोफाइट जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट पे अटैक करता है, मतलब मेल का क्या होता है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फीमेल पोर्शन पे जाके अटैक करते हैं, उसके बाद उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के मीडियम डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी होते हैं, कभी हमने एक फूल छुआ दूसरा फूल जाकर छू दिया तो हम भी पॉलिनेशन का कॉज हो सकते हैं, ठीक है। डायोसियस में क्या होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या कि जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वन सेक्स, या तो मेल होगा या तो क्या होगा या फीमेल होगा, मतलब दोनों एक ही में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अब स्ट्रक्चर बता रहा था मैं, इसके बारे में बताता हूँ, मुझे लगता है वो क्लियर रहा होगा कि मोनोशियस क्या होता है, डायोशियस क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है मोनोशियस है, बायोसेक्सुअल है, इसके अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो रखी हैं, ठीक है। कोड आपको याद ही रहेगा MB और DU, इससे आपको याद रखना है, ताकि अगर कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप भूलो नहीं कि क्या होता है। वैसे पेपर में से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो NCERT में पपाया वगैरह एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं इसके, एक बार देख लेना, पपाया एग्जाम्पल होगा, डेट पाल्म इसका एग्जाम्पल होता है, कॉनिफर्स होते हैं, वो मोनोसेक्सुअल डाइसेक्सुअल में से क्या होते हैं एक बार देख लेना, ठीक। एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, इसको हम क्या कह देते हैं, ये फ्लावर की पत्तियाँ, इनको क्या कहते हैं हम पेटल्स, इसको क्या कह देते हैं नीचे जो पत्ते निकले जैसे उसको हम क्या कह देते हैं सेपल्स, ठीक है। तो क्लियर रहा होगा। बाकी इस पोर्शन को हम क्या कह देंगे ओवेरी, है ना, इसके अंदर जो एग्स होंगे फीमेल गैमेटोफाइट होंगे उसे हम क्या कह देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कह देते हैं, फीमेल का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कह देते हैं ओव्यूल्स, है ना, उसी के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं एग्स, ठीक है। और पॉलिनेशन में क्या होता है कि क्या हुआ कि इसी का कोई पोर्शन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है तब तो इसी में चल जाएगा, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, देखो ऐसी दो टर्म होती है पॉलिनेशन में, वो बता देता हूँ। एक होती है सेल्फ और एक होती है क्रॉस, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि सेम प्लांट की बात चल रही है, सेम प्लांट की या सेम फ्लावर की, ठीक है, एक ही प्लांट में सेम की बात कर चल रही है। क्रॉस में क्या होगा कि डिफरेंट की बात चल रही है, डिफरेंट फ्लावर्स या प्लांट, ठीक है। जनरली पॉलिनेशन तो प्लांट्स में देखने को मिलता है, तो सेम फ्लावर प्लांट्स या डिफरेंट फ्लावर प्लांट्स, ठीक है। तो देख लेना एक बार। तो अब क्या होगा, मैं क्या बता रहा था कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स जो होगा, जो एंथर में प्रेजेंट होगा, पोलन्स झड़ने पे, पोलन जो पीले पीले कलर के होते हैं, पोलन्स, इसको मान लो ये क्या है पोलन्स है, तो ये पोलन क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ पे एंटर करेगा पोलन, और यहाँ से धीरे 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 करके क्या होगा, ये इस प्रोसेस पे पहुँचेगा जहाँ पे जाके फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। पॉलिनेशन यहाँ पे ये प्रोसेस फ्यूज़ कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन नाम की चीज़ जो है वो हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका रिजल्टेंट है पॉलिनेशन का, ठीक है। पॉलिनेशन प्रोसेस का रिजल्टेंट क्या है, रिजल्ट क्या है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है फ्यूज़न ऑफ, फ्यूज़न मतलब मिलजुल जाना, फ्यूज़न ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, प्लांट्स में फाइट।
तो मेल का पोलन जो है फीमेल्स के ओव्यूल के यहाँ पे जाके एंट्री, ओवेरी से जाके यहाँ पे एंट्री करके एक साथ इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला प्रोसेस आपको क्लियर रहा होगा यहाँ तक। जनरली ये एक एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है जिसके अंदर ये हाइबिस्कस प्लांट आता है। फ्लावरिंग प्लांट्स को जनरली हम एंजियोस्पर्म ही कहते हैं। ठीक, बाकी जिम्नोस्पर्म भी होती है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब हम आगे मूव करेंगे, जो कि मैंने बोला था कि अब हम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको देख लो आप एक बार कि मैंने क्या समझाया है। बाकी जो आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते होगे अगर मैं क्लियर नहीं रहा हूँ इसमें या मैंने कुछ गलत बताया होगा तो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इस लेसन के लास्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है हमको। ठीक है, तो अब इस लेसन के जो आखिरी पोर्शन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है उसको। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जनरली क्या है कि पहले तो बता रखा है कि जो एडोलेसेंस है, प्यूबरिटी है, वो कैसे कॉज करती है, मतलब क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर ह्यूमंस में। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक, तो देखो थोड़ा वर्बली में पहले बताता हूँ, उसके बाद में राइटअप में भी बताऊँगा इसके बारे में। एडोलेसेंस या प्यूबरिटी की जो एज होती है वो हर ह्यूमंस बीइंग में या हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा थोड़ा वेराई करते हैं। किन्हीं में ये अर्ली देखी जाती है, किन्हीं में ये लेट ऑनसेट ऑफ लाइफ देखी जाती है। लेट ऑनसेट ऑफ लाइफ मतलब कि टीन ईयर्स के एंड में देखी जाती है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, मतलब हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो अप या डाउन देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर टाइमिंग पे। ठीक है, या मूड स्विंग्स वगैरह जो होते हैं वो इसी चीज़ में फीमेल्स वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, मेल्स वगैरह में तो नहीं देखने को मिलता क्योंकि उनमें जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते दोनों में। ठीक है, तो और बाकी फर्दर रिप्रोडक्टिव साइकिल वगैरह भी इसी टाइम फीमेल्स में देखने को मिलती है, गर्ल्स में। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये पूरी लाइफ में जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये कैरी आउट करती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये स्लो हो जाती हैं। ठीक है, एडोलेसेंस प्यूबरिटी हम इसलिए जनरली ये टर्म पढ़ते हैं क्योंकि इस टाइम पे ये चीज़ें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो गई या कि जो बॉडी शेप है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हेयरी फेशियल हो रहा है। ठीक है, हेयर हो रहे हैं फेशियल पे, और जेनिटल्स चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं मेल फीमेल में। तो धीरे धीरे मतलब ओवरऑल बॉडी चेंजेस जो भी आ रहे हैं तो वो हमें इस लेसन में एडोलेसेंस और प्यूबरिटी एक टाइम पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में बेसिकली, वो हम ये इसमें बता रखा है। ठीक है, तो इसमें जनरली वही अब बहुत सारे चेंजेस है जो एडोलेसेंस में देखने को मिलते हैं। मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा उसको बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर थोड़ा मूव करेंगे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हेयर। ठीक है, उसके बाद वॉइस। ठीक है, उसके बाद क्या, शेप बॉडी का। ठीक है, हाइट हो गई इंसान की। ठीक, और क्या हो गया, साइकिल कह लो या रिप्रोडक्टिव साइकिल कह लो। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, ठीक, और क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, वॉइस का हो गया, हेयर का हो गया, शेप का हो गया बॉडी के। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, और भी अलग अलग प्रकार के चेंजेस देखने को हमें बॉडी में मिलते हैं। किसमें, ह्यूमंस में मेल एसोसिएटेड या फीमेल एसोसिएटेड इन टीनेज। ठीक है, टीनेज या टीनेजर जो भी कह लो आप। ठीक है, टीनेज क्या, जिनके आखिरी में टीन लगता है। ठीक, तो ये सब चेंजेस देखने को मिलती है। ठीक, इसमें क्या किस चीज़ के बारे में 10th क्लास में थोड़ी बातचीत नहीं करी गई है, वो है कि इसमें डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत कम ही बताया गया है। रिप्रोडक्टिव साइकिल और इसके बारे में जनरली वर्बली इन सब चीज़ों के बारे में, हेयर, वॉइस, शेप, हाइट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा क्लियर बता देता हूँ और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। एग नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो क्या होगा।
लेकिन इन सब चीज़ों का कारण क्या है? हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब हार्मोनल फ्लक्चुएशंस क्या है, हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं? मेल्स की अगर हार्मोन्स की बात करें और फीमेल्स के और हार्मोन्स की बात करें, पर्टिकुलरली ये इस टाइम पीरियड पे चेंज देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार एक बार इसकी। टेस्टोस्टेरोन हो गया, फीमेल्स में क्या हो गया? एस्ट्रोजन, ठीक है। और क्या हो गया? LH FSH, ये तो इसमें भी देखने को मिलता है, LH FSH, बस इनका रेगुलेशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और LH FSH, जिनका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे इनमें फ्लक्चुएशन जो है वो आता रहता है। बाकी और अलग अलग डिफरेंट प्रकार के हार्मोन हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा मूव करता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ और फिर ढंग से समझाता हूँ एक और बार। तो मैं क्या बता रहा था? प्यूबर्टी और इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। प्यूबर्टी के आने के बाद कॉजेज़ तो क्या आपको पता ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर इसकी वजह से क्या रिजल्ट किस में हो जाता है? शेप, बॉडी चेंजेस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पे कौन सी साइकिल होती है? इसमें मेजरली दो हार्मोन बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, FSH और LH। जनरली इसी को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसी से रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर कैरी आउट होती है, ठीक है। जिसमें जनरली ओवेरीज में से क्या एग का रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि कितने ओवेरीज होते हैं? 2, ठीक, जो कि ओविडक्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक बार इससे रिलीज होता है, एक बार इससे रिलीज होता है, ठीक है। ये मंथली पीरियोडिक साइकिल है, ठीक। तो यहीं पे LSH और FSH देखने को हमें इनके लेवल में रेगुलेशन को देखने को मिलता है। मैं बता देता हूँ FSH क्या होता है। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या होता है? LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और इनको रेगुलेट कौन करता है? एक चीज़ मैं बता रहा था, इनको रेगुलेट कौन करता है? कल मैंने बताया था पिट्यूटरी, मतलब पिछला लेसन अगर आप देखोगे हार्मोन वाला, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रेगुलेट करता है, ठीक है। इनके थ्रू इसका रेगुलेशन होता है, जिसको हम पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसी से डिफरेंट प्रकार के रिएक्शंस हमें देखने को मिलता है। तो अब इसी में एक टर्म आपने पढ़ा था, जो मैं नीचे की पॉइंट में बता रहा था कि व्हाट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसमें क्या होता है कि ओवेरीज में से एग का रिलीजन होता है पर मंथ, ठीक है। ये पीरियोडिक साइकिल होती है, 14 डेज पे रिपीट करती है, ठीक है। और इसी में इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ये फीमेल का पोर्शन है। बाकी मेल्स में तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है कि बॉडी हेयर ग्रोथ होता है, वॉइस में चेंजेस होता है, बॉडी शेप में चेंजेस होता है। ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्दर क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कैसे कनेक्टेड है, ठीक। तो देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत जगह पे यहाँ पे S होता है और यहाँ पे Z भी होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल नहीं होता, फ्यूज़न होता है।
फ्यूज़न होता है किस चीज़ का? मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट में क्या होता है? एग। ठीक है, इनका क्या देखने को मिलता है हमको? फ्यूज़न देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी से फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी इसमें मुझे स्ट्रक्चर वगैरह तो आपको स्पर्म वगैरह का बताना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि स्पर्म का जो है वो रिलीज़ कहाँ से होता है। ये जनरली एक कॉमन पाथ होता है जिसके थ्रू यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी इसी के थ्रू रिलीज़ होता है। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस से होते हुए रिलीज़ होता है। जनरली इसके जो है वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सरटोली सेल, जिसके बारे में इस लेसन में नहीं बता रखा। ये 11th में आप देखोगे इसके बारे में, जो कि इसको नरिश करता है। ठीक है, और बाकी इस लेसन में जो बता रखा है स्पर्म से फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो बता रखे 2 ग्लैंड। एक का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और एक है सेमिनल वेसिकल, जहाँ से रिलीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सीमन में जब ये देखने को मिलता है, सीमन जनरली स्पर्म को ही एक प्रकार होता है जिसमें टेल नहीं होती। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसे दिखता है। कैसे बना दिया? ठीक है, ऐसे कुछ दिखता है। आगे की तरफ क्या होता है? इसमें एक्रोमियन की कुछ बॉल होती है। ठीक, ऐसा कुछ दिखता है। अब मैंने बता दिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इससे एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हमें क्या देखने को मिल जाती है? एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मतलब कि क्या है कि एग और मेल गैमेट स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा वहाँ पे? तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें देखने को मिलेगी, जिसमें म्यूकस और ब्लड के थ्रू होते हुए जो एग होगा वो बाहर ओवेरी के थ्रू रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म तो है नहीं। स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करेगी और फर्दर ओवेरीज के थ्रू वो एग जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो एग बाहर आएगा, एक सेकंड, ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? जो एग आएगा कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लस म्यूकस। ठीक है, तो ब्लड और म्यूकस का होगा। ठीक है, अब देखो म्यूकस क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जनरली आपने क्या देखा होगा कि म्यूकस क्या होती है कि ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होती है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो म्यूकस क्या होती है? म्यूकस लेयर के थ्रू म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, बॉडी में अंदर की तरफ इनर साइड में प्रेजेंट होती है। कभी आपको बलगम मलगम या छींक वगैरह जब आती है तो जो उस चीज़ के साथ वाइट सा निकलता है ना, वो म्यूकस का ही एक पोर्शन होता है। म्यूकस क्या करता है? इंट्रैप कर लेता है बैक्टीरिया वगैरह को, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है? उन चीज़ों को स्लिपरी बना देता है ताकि उनका ईजी पैसेज हो पाए। स्लिपरी की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ, बताओ, हद हो गई, स्पेलिंग भूल गया। तो स्लिपरी बना देता है, स्मूथ बना देता है, आप ये सोचो एक तरीके से, तो उनका ईजी पैसेज हो जाता है। ठीक है, चीज़ों का। ठीक है, इसलिए म्यूकस का इस्तेमाल होता है बॉडी में। और ये कभी कभी क्या करता है? इंट्रैप कर लेता है चीज़ों को, इंट्रैपमेंट शो करता है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया, कोई वायरस वगैरह हो गया, तो उनको ये बैक्टीरिया वायरस को इंट्रैप कर लेता है, जिसके थ्रू क्या होता है? इनका रिलीज ईजी हो जाता है बॉडी से, है ना, या फिर इनको किल करवाता है फिर फर्दर एंटीबॉडीज से, है ना। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी के थ्रू जनरेट करी होती है। थ्रू इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी के थ्रू जो जनरेट कर रखी होती है। ठीक है, तो यही होता है जो कि किसका रिजल्टेंट होता है? ये अनफर्टिलाइज्ड एग का रिजल्टेंट होता है ये, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है हमको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? ओवेरीज से। तो क्लियर रहा होगा मुझे लगता है आपको यहाँ तक। ठीक, अब इसके बाद हम मेल जेनिटल्स और फीमेल जेनिटल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे मैंने इसमें भी थोड़ा ब्रीफ दिया है। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देख लो, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक,
बाकी इसमें मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कुछ और बताना नहीं था, ग्राफ वगैरह बताना नहीं था। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि देखो एक ग्राफ होता है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। उसका टाइम पीरियड होता है 0 to 14 का कुछ करके, जिसमें यहाँ पे LH सर्ज देखने को मिलता है हमको, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है बॉडी में, FSH होता है। उसके बाद फर्दर उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि आगे की तरफ इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं, इनका रेगुलेशन होता है। ये इनका पूरा टाइम पीरियड 28 डेज़ के लगभग का होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि वो 10th का सिलेबस नहीं है। ये आगे फर्दर 12th वगैरह में आप पढ़ोगे इसके बारे में। ग्राफ होता है FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, फिर क्या होता है वो ईस्ट्रोजन वाला भी होता है कुछ, है ना, ईस्ट्रोजन वाला। ये भी हार्मोन होते हैं सबके सब, बेसिकली क्या होते हैं ये सब हार्मोन है, तो इनका कुछ रेगुलेशन होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो मुझे इनकी साइड बतानी नहीं अभी कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से होता है। FSH, LH के बारे में तो पता है, पिट्यूटरी से होता है। इनका फर्दर रोल क्या होता है, इसका मिल्क प्रोडक्शन में रोल होता है, इसका स्ट्रेस साइकिल मतलब ये साइकिल मेंटेन करने में होता है। FSH का भी वैसे ही होता है, LH का भी कुछ वैसे ही होता है, ठीक। इनके बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। आपको जानने की ज़रूरत इनकी बाद में पड़ेगी, मतलब जब आप आगे बायो पढ़ोगे तो उसमें 10th में ये सब कुछ खास नहीं बता रखा। तो अब मैं कहाँ पे मूव करूँगा, मैं आपको बताने वाला था मेल जेनेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक। तो देखो क्या होता है मेल जेनेटल सिस्टम में, स्टार्ट कहाँ से होता है। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, स्क्रोटम होता है, ठीक है, बाकी होता है, ठीक, जो कि बॉडी के आउटसाइड रहता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, है ना, तभी स्पर्म ढंग से प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है। स्क्रोटम बाहर की तरफ ऐसे दिखने वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड ऊपर का एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि फर्दर नरिश करता है चीज़ों को, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और इसी में दिक्कत होने की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है। मतलब इसी से रिलेटेड एक बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर। ये नहीं कि हर केस में प्रोस्टेट में अगर कुछ पंगा हो तो प्रोस्टेट कैंसर ही होगा, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, ठीक। अब कौन सा स्ट्रक्चर, ये तो इसमें तो यही था बेसिकली, फिर वही पेनिस और स्क्रोटम वगैरह वही स्ट्रक्चर वगैरह बता रखा हुआ। अब मैं मूव करता हूँ फीमेल स्ट्रक्चर की तरफ। आगे आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा ही। फीमेल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जनरली 2 ओवेरीज होती हैं फर्दर, है ना, ओवेरीज, ओवेरी 1, ओवेरी 2 कनेक्टेड थ्रू फर्दर यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। और फॉलोपियन ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये स्पॉट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। कहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। FT फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस वो टेक प्लेस करती है, ठीक है। और फिर फर्दर इसमें क्या होता है, देखो यहीं पे क्या होता है ना कि ये जो थिकनिंग होती है ना वॉल की, यही धीरे धीरे क्या होती है, शेड होती है, ठीक है। इसी के शेड होने की वजह से ब्लड और म्यूकस जो है वो साथ में रिलीज होता है, ब्लड प्लस म्यूकस जो है वो साथ में क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। कहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो इसी के बारे में बता रखा है। और इसी वॉल को हम क्या कहते हैं, इस वॉल का एक नाम भी होता है जो कि नहीं बता रखा है इसमें, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, जिसकी शेडिंग देखने को मिलती है, ठीक। तो यही कुछ स्ट्रक्चर वगैरह था। फिर नीचे सर्विक्स और वेजिना है, ठीक। तो यही सब था। और मेल्स की बात करें तो मेल्स के स्ट्रक्चर में इसका थोड़ा कंपैरिजन कर ले तो ठीक, फर्दर ये स्क्रोटम, ठीक, टेस्टिस, ठीक। और यहाँ से कौन सा रिलीज होता है हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, देख लेना एक बार, ठीक है। और वही कॉमन पाथवे जो कि रिलीज के लिए कॉज होता है, कॉमन पाथवे जो रिलीज के लिए क्या कॉज होता है, स्पर्म के और यूरिन के, ठीक। तो यही सब था इसमें स्ट्रक्चर में। अब थोड़ा आगे फर्दर मूव करते हैं, जो उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे और उनसे एसोसिएटेड डिजीज़ के बारे में थोड़ा देखेंगे,
देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आएगा कि रिप्रोडक्शन करने वाली जो हेल्थ है उस वो कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ताकि रिप्रोडक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनरली क्या, तभी तो बाल विवाह वगैरह रोका जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उस टाइम तक डेवलप नहीं हुए होते पूरी तरीके से, और फर्दर अगर किसी चीज़ के लिए स्पेस ही नहीं होगा तो वो चीज़ एक्यूमुलेट कैसी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस को क्या करा जाता है, बैन करा जाता है भारत में नहीं, वर्ल्ड ओवर करा जाता है 18 ईयर तक, 18 ईयर्स, अब तो इसको कह रहे हैं बढ़ा के 21 ईयर कर दिया जाए फीमेल्स में भी, ठीक है। क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से क्या नहीं होती, कि डेवलप नहीं हो रखी होती है, ठीक है। बॉडी का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रखा होता बॉडी का। नहीं होता अर्ली एजेस में, इससे कम एजेस में, ठीक है। इसीलिए इसको एक सेफेस्ट लिमिट माना गया है, ठीक है, शादी वगैरह के लिए। और मेल्स की बात करें तो मेल्स में कितना दे रखा है, 21 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, इससे एसोसिएटेड डिजीज के बारे में। रिप्रोडक्शन के थ्रू कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन मीटिंग के थ्रू कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, मीटिंग के थ्रू डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। वायरल हो सकती है, जैसे वार्ट्स हो गई, ठीक है। और कौन सी हो गई, एड्स हो गई, और कौन सी हो गई, साइफिलिस हो गई, ठीक है। तो ये अलग, और एक और होती है, कौन सी, गनोरिया देख लेना, इसकी स्पेलिंग क्या दे रखी होगी उसमें। तो ये सब प्रकार के डिफरेंट प्रकार की डिजीज़ हो सकती है अगर आपने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करा है मीटिंग के टाइम पे। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसी डिजीज़ तो ज़रूरी तो है नहीं कि जिनके मोर देन वन इंटीमेटिंग पार्टनर्स होंगे उन्हीं के साथ होगी। ये डिजीज़ उनके साथ भी हो सकती है जो मैरिजेस कपल है, उनमें भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए पहले ही, ताकि फर्दर फ्यूचर आने वाले डिजीज़ से फाइट करा जा सके। तो इससे रिलेटेड जो एक अर्ली डिटेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलाइजा कहते हैं, जिसके थ्रू एड्स का डिटेक्शन होता है, ठीक है। एड्स एक बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या डिटेक्शन टेक्निक है, डिटेक्शन का एक ऐसे है, एक मेथड है, ठीक है। बाकी इनके भी वैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं लाइफ टाइम नहीं होती जनरली, ये सही हो जाते हैं। इन्फेक्शन इनके लिए प्रोलॉन्ग चलती है दवाई, लेकिन ये इम्यूनिटी को धीरे धीरे इनका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट जो है अभी तक मतलब उतना इफेक्टिवली है नहीं, और है भी तो काफ़ी महंगा है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, पूरे जीवन भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने ये बता दिया कि अगर कोई इंसान जो है, जैसे देखो अभी क्या हो रखा है ना, आजकल आपने सुना होगा कि टर्मिनेंसी वो आ गया है, मतलब अबॉर्शन के लिए क्या होता है, MTP क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, MTP, ठीक है। एक टर्म सुना होगा आजकल आपने, मेडिकल, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो तो मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जैसे कोई अबॉर्ट करना चाहता है, कोई अबॉर्शन करवाना चाहता है अपने चाइल्ड का, तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल का ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि वो उसकी बॉडी है, वो उसकी क्या है, पार्ट लाइफ की क्या है, प्राइवेसी एक तरीके से। तो एक फीमेल का ज़्यादा हक है अपने बच्चे के ऊपर एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को अबॉर्शन करना है, भले ही वो क्या है, इनबॉर्न एरर है, मतलब कि बच्चे को क्या डिजीज़ कंडीशन है, मतलब डिजीज़ मतलब कि वो पैदा होने से पहले ही अल्ट्रासाउंड में देखा गया है कि उस बच्चे को क्या है, अल्ट्रासाउंड में देखा गया कि कोई डिजीज़ वगैरह है जिससे पूरी लाइफ भर वो ढंग से चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा। तो कहना है कि वो आके इस संसार पे बोझ बने मतलब एक तरीके से बोझ वो दूसरों के प्रति भी बनेगा और अपनी लाइफ में भी वो परेशानी रहेगा हमेशा। तो इसीलिए एबॉर्शन बोला जाता है कि एबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीगली एबॉर्शन कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा। तो ये इसी चीज़ भी चर्चा चल रही थी कि अगर किसी फीमेल की बॉडी है तो ये उसका राइट टू इंडिविजुअल है या लाइफ के प्रति या राइट टू प्राइवेसी है कि वो एबॉर्शन उसको खुद करवा सकती है, ठीक है। और पहले इसका जो था ये जनरली इसमें भी देखने को मिलता है, और जो रेप केसेस होते हैं उनमें
वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले कहा जाता था कि ये आप कब करवा सकते हो, 20 वीक्स के विदिन, ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि अब इसका कुछ नया है, उसमें बोले कि 24 वीक्स के विदिन आप अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें लीगली बता रहा हूँ मैं, इलीगली नहीं बता रहा। जो फीमेल फ्यूटिसाइड करते हैं, ठीक है, वो तो इलीगल ही होता है, उस पर तो मारना चाहिए पकड़ के, ठीक। तो ये जो है वो चेंज कर दिया। ये मैं ऐसे ही थोड़ा अखबार के टर्म्स में थोड़ा जनरल नॉलेज है, ठीक। तो वही सब बता रखा है इसमें अबॉर्शन वगैरह के तौर पे। तो थोड़ा फीमेल फर्टिसाइड पे की तरफ भी इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान दिलाया गया है कि राइट टू लाइफ है हर किसी चीज़ के पास। तो अगर कोई चीज़ फीमेल हो या मेल हो, जेंडर इक्वलिटी सेम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए, फीमेल फर्टिसाइड नहीं होना चाहिए। और अगर होगा तो पकड़ा जाएगा, तो पेला जाएगा उसके बाद उसे, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर रहा होगा यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान था ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। और फर्दर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या क्या टूल के इस्तेमाल होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, जो कि अब इसका आखिरी लेसन है जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो कॉपर टी हो सकता है, ठीक है, माला डी हो सकता है, जो कि इसमें शायद नहीं बता रखा है इसके बारे में। और क्या हो सकता है फीमेल्स के तौर पे देखा जाए तो, बाकी कॉन्डोम हो सकता है, ठीक है। और ये फीमेल मेल दोनों प्रकार का आता है। और बाकी फिर ऐसा लेसन में ये इनके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, और क्या था, और पिल्स जिसको फीमेल्स मतलब वो खाती हैं, तो ये दिखाया जाता है एग को किल कर देता है वो, मतलब कि स्पर्म को किल कर देता है वो, क्या कहते हैं उसको, उसका ब्रेक भी आता था यार पहले नेशनल पे, गर्भ निरोधक गोलियाँ, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, लो, ये सब बोला जाता था, ठीक। तो ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। क्या ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो मुझे लगता है कि क्लियर रहा होगा आपको यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा है इसमें। बाकी जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी एक चीज़ जो इसमें मिसिंग रही, मैंने प्लेसेंटा के बारे में आपको नहीं बताया इसमें। तो प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक पोर्शन होता है जो कि जब मदर के पेट में जब वॉर्म होता है ना, मतलब कि जब बच्चा होता है, भ्रूण होता है, ठीक है, मदर के वॉर्म में जब एम्ब्रियो कह सकते हैं, ठीक है, ये होता है ना, तो इसको खाना पीना जो पहुंचाता है, ठीक है, इसको जो खाना पीना पहुंचाता है मदर से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलता है बच्चे में, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो उस टाइम बाहर आके सांस लेगा नहीं ना भाई, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, फूड का ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, वो मदर के थ्रू चाइल्ड में इसी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो वहीं पे देखने को हमें मिलता है, ठीक। और प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो प्लेसेंटा कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा होता है, एक होता है रिलैक्सिन, और कौन सा होता है, और HCG वगैरह भी करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये सब प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये सब प्रोलैक्टिन वगैरह, इन सब का भी ये रिलीज़ करवाने में क्या करता है, मदद करवाता है। तो एक बार ये देख लेना आप, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, आप ये कह सकते हो कि प्लेसेंटा अगर आप एक वन वर्ड टर्म में बताना हो तो क्या बोलोगे कि कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है भाई लोग। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्या आंसर रिलीज़ करता है, प्रोलैक्टिन, वही जो बाद में फर्दर प्लेसेंटा प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, इसके थ्रू क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये, और ये मदर का वॉर्म है, ये मत सोचना कि ये क्या है, पेट है, ठीक है। तो यहीं पे ये बच्चा रहता है। और ये क्या बता रखा है मैंने, ये बता रखा है प्लेसेंटा के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन से दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। नाभि होती है ना, उससे कनेक्टेड होता है, अम्बेलिकल कॉर्ड भी जिसको कहते हैं ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं इसका बायो से रिलेटेड अगला लेसन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम जब बायो खत्म होगा तो फिजिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या आप बता भी सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट लेसन जो है वो कौन सा पढ़ाना है, ठीक है। भले ही वो फिजिक्स का हो, भले ही वो केमिस्ट्री का हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप देख लो,
तो नमस्ते भाई लोग, अब नेक्स्ट में मिलते हैं।